Bismillahirrahmanirrahim. Great thing is done when men mountain meets. It is not great thing jostling in the street. साहिबो चैनल सदाई जहानी के मेज़बान अशरफ अदीब मशदी का सलाम कबूल कीजिए। ये जो मैंने अंग्रेज़ी की इबारत आपके सामने पढ़ी है, इसका मतलब ये है कि बड़ा काम तो ये है कि इंसान पहाड़ों से टकरा जाए। बड़ा काम ये नहीं है कि वो गलियों में उछलता फिरे। और मैं अगर इसको दूसरे अंदाज में पेश करूं तो वो कुछ यूं होगा कि मेहनत से नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब की कटा तब नगी हुआ। साहिबों में इस बाब में बात करने से पहले अपने पहलू में बैठे हुए अपने अजीज दोस्त मोहतरम लतीफ़ मोहम्मद लतीफ़ खान खटक एडवोकेट के हवाले से आपको थोड़ा सा बताता चलूँ। ये जहानिया से मशरक़ की तरफ एक पूरी बेल्ट है, पश्तून बेल्ट। 53 टेन्नार, 54 टेन्नार, 55 टेन्नार, 56 टेन्नार और 57 टेन्नार। यहाँ 1914 से शुरू होने वाली पहली जंग अजीम और 1939 में शुरू होने वाली दूसरी जंग अजीम में शामिल होने वाले फौजियों के ख़ानदानों को ज़मीनें अलाट हुई। तो ये कोई करक से आया है, कोई अटक से आया है, कुछ पहले से यहाँ आबाद हैं। तो यहाँ काफ़ी सारे पश्तून आबाद हैं। तो लतीफ़ खान खटक की फैमिली 53 टेन्नार में बैठी है। और अगर आप जहानिया से एयरटेल फार्म से जाते हुए सीधे अड्डा 10 मोड़ पर जाएं तो इस तरफ मोहम्मद खान की कोठी आपको दिखाई देगी, जो इनके मामू भी हैं और मशहूर व्यापारी भी हैं। इनके मामू मुजफ्फर, अल्लाह उनको गरीब की रहमत करे, वो फौत हो गए। इनके मामू मोहम्मद असलम खान कभी यहाँ होते हैं और कभी मुल्तान में होते हैं। इनके वाले साहब हाजी मोहम्मद अफजल कुछ अर्सा पहले वफात पा गए। मोहम्मद इकबाल खटक मेरे क्लास फेलो हैं और इनके बड़े भाई हैं। और मुश्ताक खटक जो टीचर हैं और टीचर यूनियन के ओहदेदार भी हैं, अल्लाह उनको सेहत दे। वो गुर्दे के मर्ज में मुब्तला हैं। आजकल भी ये बता रहे हैं कि वो काफ़ी प्रॉब्लम में हैं, अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो इनसे बड़ा करीब का ताल्लुक है। ये मेरे कज़न तारक जावेद मशहदी के क्लास फेलो हैं। और मुझे वो दिन याद है जब 87-88 में ये भट्टा स्टेडियम में अपनी टीम की क़यादत किया करते थे और बैटिंग किया करते थे। अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन इतने भी बहुत अच्छे बैट्समैन नहीं थे कि आज ये चौड़े हो सके। बहरहाल बैट्समैन थे, कप्तान थे। तो इसके बाद इनको वकालत की तरफ सूझी। अपनी तालीम इन्होंने गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टेन्नार से हासिल की। इसके बाद फिर गवर्नमेंट इस्लामिया डिग्री कॉलेज खानेवाल में इन्होंने कुछ तालीम हासिल की। फिर वलायत हुसैन कॉलेज मुल्तान में चले गए। फिर आगे का हाल खान साहब खुद बताएंगे कि फिर इनको बी काम की सूझी और इसके लिए इनको लाहौर जाना पड़ा। तो मैं यहाँ से इनसे सवाल शुरू करूँगा कि ये बी काम और LLB का शोबा ये कैसे आपने दोनों को साथ साथ चलाने की कोशिश की, या पहले बी कॉम कॉमर्स वाला शोबा आपने अपनाने की कोशिश की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ मेरे ऑफिस में आए और आज मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। और मुझे इस चीज़ को आपने इस काबिल समझा कि आप मुझसे इंटरव्यू ले रहे हैं। जी। जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैंने जब गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खानेवाल से FA किया, उसके बाद मेरे जहन में आया कि मैंने कॉमर्स की तालीम हासिल करनी है। तो इसके लिए मैंने अप्लाई किया लाहौर में, तो इस्लामिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकबाल टाउन में मुझे वहाँ पे BCom में दाखिला मिला। जब मैं वहाँ से वो डिग्री लेकर आया तो फिर मैंने मुल्तान में ICMA करने के लिए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए मैंने फिर यहाँ पे एडमिशन लिया मुल्तान में। तो मेरे साथी यहाँ पे जिस कमरे में मेरी रिहाइश थी, वहाँ पे मेरे साथ दूसरे लड़के थे, वो LLB कर रहे थे। तो उनकी किताबें पढ़कर फिर मुझे
वकालत का शौक़ हुआ और फिर मैंने साथ ही मुल्तान लॉ कॉलेज मुल्तान से वहाँ पे मैंने LLB में एडमिशन लिया जी और फिर मेरा ये वो लास्ट ईयर था जब ये 2 साला FEL और LLB का था और फिर मैंने वहाँ से LLB की और उसके बाद फिर मैं वकालत कर रहा हूँ। अच्छा, आप मतलब कादर बख्श मरहूम के पास पहले गए, कुछ अर्सा उनके पास ट्रेनिंग हासिल करते रहे, फिर उसके बाद खालिद महमूद खटक एलोकेट के पास कुछ अर्सा काम करते मैं रहे, और फिर राय यूसुफ खर्ल एलोकेट जो सुनारा वाला के रहने वाले हैं उनके पास रहते हुए आपने वकालत का आगाज किया। तो इन तीनों का कंपैरिजन जब आप करेंगे तो आपको कैसा महसूस होता है? मलिक कादर बख्श तहीम अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे, जी इंतहाई नफीस और फौजदारी के समझने वाले वकील थे। वो सबका पुलिस ऑफिसर थे जी और पुलिस ऑफिसर से रिटायर होने के बाद उसने वकालत शुरू की थी हम्म, और मैंने उससे बहुत कुछ सीखा। फिर जी उसके बेटे से भी बहुत कुछ सीखा फौजदारी का। अगर आज मैं कोई हूँ तो मैं समझता हूँ कि उन दोनों की वजह से मैं हूँ। सही उसके बाद चूँकि मेरे डिस्ट्रिक्ट खानेवाल था जी तो फिर जब मैं खानेवाल में आया तो मेरा पहला ठिकाना, क्योंकि हमारे वो तारिक महमूद खान खटक साहब थे, जी तो मैं फिर उसके साथ बैठ गया। दोनों राय यूसुफ खरल साहब और तारिक महमूद खान खटक साहब, जी। अल्लाह ताला तारिक महमूद खान खटक को भी अपनी जन्नत में जगह अच्छा, दे। कथकला में माम ये तारक में वो जो बग्गा वकील थे वो तो नहीं थे? नहीं, वो नहीं थे। अच्छा ये इंतहाई शरीफ और अच्छा मलंग किस्म के आदमी थे जी और उससे फिर मैंने वहाँ पे सिविल भी और फौजदारी भी वकालत सीखी। जी। अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद ये आपने फौजदारी का जिक्र किया और दीवानी का जिक्र किया, तो मुझे नाचीज को इसका थोड़ा सा डिफरेंस समझा दें कि फौजदारी मुकदमात कौन से होते हैं और दीवानी मुकदमात कौन से होते हैं? फौजदारी मुकदमात जो क्रिमिनल केस होते हैं थाने के, अच्छा, थाने की। किसी की कोई FIR हो गई जी तो उसकी ट्रायल करना है, उसकी बेल करनी है तो जी उसको उसको कहते हैं फौजदारी। हम्म और जो कि ये ज़मीन का हो गए मामलात हो गए हम्म तो इसके ये सिविल होते हैं। एक तीसरा फैमिली के होते हैं कि अगर दो फैमिलीज के दरमियान कोई डिस्प्यूट है जी। तो फिर उसको फैमिली डिस्प्यूट कहते हैं। अच्छा, लतीफ़ खान साहब माशाल्लाह, आप जब से आपने ये काम शुरू किया है तो मैं देख रहा हूँ कि बाकायदगी के साथ आप रोज़ाना तकरीबन आते हैं, बड़े करोफर के साथ यहाँ सारा दिन। मैं ये नहीं कहता कि चाय आई है तो तारीफ़ कर दूँ, आपका डेरा उधर भी चलता है और मुझे अच्छी तरह याद है। मेरा चूँकि आपके ख़ानदान से तकरीबन 50 साल का ताल्लुक़ है, तो मैं जानता हूँ कि वहाँ कैसे सखावतें होती हैं और कैसे चाय के दौर चलते हैं। आपके वालिद मरहूम जब आके 10 मोल पे बैठ जाते थे तो बाज़ दफ़ा 100 चाय दिन में वो पिला के शाम को उठते थे। ये खुदा की देन होती है, ये सिलसिला आपके ख़ानदान में बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ भी आए हैं तो आपने अपने होने का एहसास दिलाया है। बहुत से अच्छे अच्छे वकला को मैंने देखा, आराम से चैम्बर बना के बैठे हैं, लेकिन आपने शुरू में एक डेकोरम को कायम रखा है, अपने ड्रेस को आपने मेंटेन रखा है। गाड़ी पे आए हैं, गाड़ी पे गए हैं, और मैंने देखा कि चंद हफ्तों के बाद वहाँ आपकी ज़मीनों पर, आपके फार्म हाउस पे दावतें भी होती रहती हैं। तो इस चीज़ में भी आपको काफ़ी आगे बढ़ने में नुमायाँ किरदार अदा किया। तो ये एक तयशुदा प्लानिंग थी आपकी या ये ज़रूरत है इस शोबा की? ना ही ये तयशुदा है और ना ही कोई ज़रूरत है। ये चूँकि ख़ानदानी हमारा चला आ रहा है जी कि लोगों की खिदमत करना, मेहमान नवाजी करना, जी तो वही ख़ानदानी जो खून में शामिल है जी उसी को मैंने अपने उसको ज़िंदा रखा हुआ है। हर जी कोई अपना रिस्क खाता है, जी इससे कोई किसी का रिस्क तंग नहीं होता। जी तो उसी ख़ानदानी रवायत को कायम रखते हुए अगर कोई मेहमान यहाँ पे भी आता है और यहाँ पे या अगर कोई घर में आता है जी। तो इस्लामी अखलाकी तौर पर भी मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उसकी मैं खिदमत करूँ। तकरीबन 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ, और मैं देखता हूँ कि जब आप अ, अपने क्लाइंट से फीस वसूल कर रहे होते हैं
तो आप उसको सर के बालों से लेके पाँव के नाखून तक देखते हैं और फिर आपका दिल तो सीज जाता है। जैसे आप 50 लेना चाहते हैं, आप 20 भी ले लेते हैं। क्या ये मेरी जजमेंट ठीक है? बिल्कुल आपके जजमेंट ठीक है, और हालांकि वकील को ऐसा नहीं होना चाहिए, जी लेकिन मैं उस डेफिनेशन वकालत वाली वकील वाली डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतरता। जी और ये आपकी बात बिल्कुल सच्ची है कि हमें देखना होता है कि आगे उसकी क्या पोजीशन है और उसको आगे क्या रिलीफ दे सकते हैं, तो उसके मुताबिक हम फिर अगर नाम भी वो दे सके तो हम उसके साथ गुजारा अच्छा, मैं करें। कुछ अर्सा पहले खानेवाल में खानेवाल बार के 2 बार सदर रहने वाले एक आला वकील से मिला। तो वो कहने लगे अब मैंने दाढ़ी रख ली है, अब मैंने इस झूठ तूफान की दुनिया को छोड़ के अलग हो जाना है। तो मैं, क्योंकि उनके साथ बहुत करीबी तलक, तो मैं हंस दिया। मैंने कहा चौधरी साहब, सारी उम्र तो इधर गुजरी है, अब आपका बेटा भी मुल्तान में यही काम कर रहा है, तो फिर परहेज कैसा? तो वाकई ऐसा होता है कि कुछ न कुछ कर लेते हैं। तो उन्होंने मुझे 2 मिसालें दी। कहते हैं जकीउद्दीन पाल का नाम सुना है? मैंने कहा बहुत अच्छी तरह सुना, 1984 से सुन रहा है। तो उन्होंने 2 मिसालें दी कि उन्होंने एक मरतबा इंटरव्यू दिया कि हेरा फेरी वकील कैसे करते हैं। अपनी बात उन्होंने की कि एक मरतबा ऐसा हुआ कि एक औरत कारोकारी के केस में कत्ल कर दी गई और उसको टुकड़े टुकड़े करके नहर में बहा दिया गया। नहर बंद करवाई गई और उसकी टांगें मिल गई। तो अब मैं उनकी वकालत कर रहा था जिन्होंने कत्ल किया था। तो जब उसकी टांगें लाई गई तो मैंने कहा जी कोई ऐसा आला, कोई ऐसा फार्मूला बताइए जो साबित कर सके कि ये औरत की टांगें हैं, ये मर्द की टांगें हैं। तो मुखालिफ वकील आजिज आ गया और हम केस जीत गए। फिर कहते दूसरा केस ऐसा आया कि खेतों में लड़ाई हुई, वो कीला या जिसको पंजाबी में मुन्नी कहते हैं वो मारी, सर पे सर दंस गया और उसकी मौत वाकई हो गई। तो रिपोर्ट जो आई वो ये थी कि कोई तेजदार आला, कोई गोली यहाँ से गुजर गई और वो इसकी मौत का बायस बन गई। तो कहते हैं जकीउद्दीन पाल के मैंने स्टैंड लिया कि वो गोली मुझे दिखाई जाए जो सर को बिठा भी दे और मौत का बायस भी बन जाए। तो दूसरा वकील बेबस हुआ और मैं केस जीत गया। तो कहते ऐसे होता है। क्या आपके तजुर्बात में भी ऐसा होता रहता है कभी? देखिए, जो फौजदारी केस होता है उसमें प्रोसिक्यूशन की बुनियादी जिम्मेदारी होती है कि वो अपने केस को प्रूव करे। जी मुलजम के पास हक होता है बामुताबिक कानून के वो जितनी डिफेंस बदल सकता है वो बदल सकता है। जी अब प्रोसिक्यूशन ने केस को साबित करना है कि जो उसने एफआईआर में कहा है जी उसके मुताबिक पूरा का पूरा साबित करे। जी अब अगर अगर उसने कहा कि उसको तेज धार आले से कत्ल किया गया तो वो साबित करेगा कि तेज धार आले से ही किया गया है। जी कल वो ये प्ली नहीं ले सकता कि नहीं उसको सोटा मारा गया था, जी ये कुंद आला हो गया। जी तो अगर उसमें ये है कि अगर थोड़ा सा भी कोई डाउट हो क्रिएट होता हो तो वो मुलजम के पास, ये डाउट का फायदा मुलजम के पास होता है। और इसको लिया जाता है हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस से कि अगर 10 गुनाहगार गुनाहगार छूट जाएं तो कोई मजाका नहीं, जी लेकिन अगर किसी एक बेगुनाह को सजा हो गई जी तो वो इंसाफ के लिए कत्ल है। तो ठीक। इसलिए फिर अदालत जो है ना बड़े फूंक फूंक कर कदम उठाती है कि जी वो देखती है। फिर हमारा मुआशरा जो है जी वो सारा का सारा झूठ पर मबनी है। जी किसी ने एक ने कत्ल किया तो पूरी फैमिली को मुलवस कर देते हैं। फिर जब कोर्ट को पता होता है कि झूठ है, क्योंकि कोर्ट वहां पे मौके पर पहुंचती नहीं है, तो उसने अपने सामने आई जो शहादत है उसको देखकर केस का फैसला करना। जी तो मेरे मेरे पास भी बेशुमार ऐसे केसेस हैं जी जिनको प्रोसिक्यूशन साबित नहीं कर सकी और जिस पर उसको मुलजमान को बरी मुझे अच्छी तरह याद है, आज से 6 साल कबल मैं यहाँ बैठा हुआ था। एक मर्द और औरत यहाँ बैठे अपना केस बयान कर रहे थे।
तो आपने उनकी सारी डिटेल सुनने के बाद कहा कि भाई इस पर केस नहीं बन सकता, लिहाजा मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि यार अपनी फीस का कोई इन्होंने ख्याल नहीं किया। अगर कोई और होता तो वो कहता कि चलो जी फीस तो आती है, तो आपने कहा कि भाई किसी और के पास चले जाओ, और वो उठ के चले गए। ये बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, एक बात और, अल्लाह ताला ने आपको हिजाज मुक़द्दस जाने की तौफीक अता फरमाई। मुझे याद है कि आप बड़े खूबसूरत बाल रखा करते थे, और वो कलर ये वो, और मैं रश्क भरी निगाहों से दोस्त और छोटे भाई के सीधे से देखता कि मेरा छोटा भाई बन ठन के निकलता है। फिर आप उम्रा के लिए चले गए, जब वापस आए तो आपने माशाल्लाह दाढ़ी भी रख ली, ये सर पे टोपी भी आ गई, मस्जिद में जमातों का सिलसिला भी शुरू हो गया, और वहाँ मौलवी साहब लोगों को नमाज जुमा भी आप पढ़ा लेते हैं। तो ये सफ़र आपने कैसे तय कर लिया? ये वहीं बैठे आपने फैसला कर लिया था, या यहाँ आके आपने तब्दीली हुई? बस जी, अल्लाह पाक से हर वक्त दुआ रहती है कि अल्लाह पाक हमें हदायत अता फरमाए। अल्लाह पाक ने हमें हदायत अता फरमा दी। उसके बाद मैंने उससे पहले, उम्र से पहले ही अल्लाह ताला से खुद ही एक वादा किया था जी कि जब भी मैं उम्र पे जाऊंगा तो फिर मैं इंशाल्लाह दाढ़ी रखूंगा। जी तो अल्लाह पाक ने मुझे अपने घर बुलाने की दी, तो फिर मैं वहाँ पे गया। तो फिर मैंने वहाँ से मैंने कहा अल्लाह पाक से चूंकि वादा किया है, जी किसी और से नहीं किया, किसी को इल्म नहीं था। जी तो फिर मैंने कहा भी दाढ़ी रखनी है। हम्म, और फिर उसने कहा कि अब जो है ना इसको ब्लैक भी क्या करना है, जी वाइट भी करना है। और मेरे इस फैसले से मेरे घर वाले भी खुश हुए कि आपने ये अच्छा काम किया है। इस तरह फिर मैं अच्छा, मैं एक दिन अपनी मस्जिद में बैठा हुआ था तो तबलीगी जमात वाले आए, तो कहने लगे कि आप जी दाढ़ी बढ़ा लें। तो मैंने कहा मैं इंशाल्लाह अल्लाह तौफीक देगा। तो वो पढ़े लिखे प्रोफेसर थे पेशावर के, तो मुझे कहने लगा ये अंदर से आवाज़ आनी चाहिए, अल्लाह ने खींच के तो बड़ी नहीं कर दी। तो वो कह के गूंज उठे वहाँ। तो अल्लाह मुझे भी ये तौफीक अता फरमाए। अच्छा, ये बातें तो होती रहे, जो आपका सियासत का शौक भी है, तो वो कला सियासत भी और इलाकाई सियासत भी। आप 2007 में सीनियर नायब सदर बने, और जब मुशर्रफ दौर में तहरीक चल रही थी वो कला की, तो ज़ियाउल्लाह सिंधु जो सदर थे बार के, वो जब वो गिरफ्तार हुए, तो उसके बाद आपने सदर की जिम्मेदारियां निभाई, और फिर अल्लाह ताला ने आपको 2012 में आमिर बशीर गिल जैसे ताकतवर कंपटीटर के खिलाफ कामयाब होने का मौका फराहम किया। तो वो कैसे लम्हात थे जब आप जहानिया बार के बड़े सीनियर मेम्बरान की मौजूदगी में सदर मंतखब हुए थे? बस जी, अल्लाह पाक ने मुझे हिम्मत दी और फिर मैंने इलेक्शन लड़ा, और आमिर जी बशीर गिल को, जिसने ज़ियाउल्लाह सिंधु को हराया था, जी और कहा जाता है कि वो बड़ा ही गेम चेंजर है। हम्म, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों की मोहब्बत की वजह से, दोस्तों की हमायत की वजह से, और माँ बाप की दुआओं की वजह से इलेक्शन लड़ा। और अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त मेरी जो लीड थी वो रिकॉर्ड लीड थी, जी और रिकॉर्ड लीड के साथ मैं फिर वहाँ पे जीता। उसके बाद फिर मैंने 2 साल के बाद फिर इलेक्शन लड़ा, जी। तो फिर मैं, अल्लाह पाक ने फिर मुझे कामयाबी अता की। उस वक्त कंपटीटर कौन थे? वो अकरम रफीक साहब थे, अकरम रफीक, वो सफेद बालों वाले? सफ़ेद बालों वाले। वो उस अपना वक्त फिर हमारा बराबर बराबर हो गया था। जी तो फिर उसके बाद टाई पड़ी। टाई में फिर मेरे पास आया कि आप पहले 6 माह आप सदर रहेंगे, और बकिया 6 माह के लिए वो सदर रहेंगे। अच्छा, इस सियासत के साथ साथ आप जिला कौंसिल की सियासत और यूनियन कौंसिल की सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। तारक अयूब खान से आपका पैच होता है। तो पिछली मरतबा माशाल्लाह मुझे तो पता है कि आप ना कोई जनाजा मिस करते हैं, ना कोई आप ताज़ियत मिस करते हैं, और ना शादी मिस करते हैं। मैं जब भी फ़ोन करूं तो आप कह रहे होते हैं मैं 96 चक में फातिहा पढ़ के वापस आ रहा हूँ, मैं 97 10 में जनाजा पढ़ रहा हूँ। राब्ता रहता है तो मुझे पता चलता रहता है। ये बड़ी अच्छी बात है। आपको एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। आपने इलेक्शन लड़ा तो बहुत क्लोज मार्जिन से, सिर्फ 49
वोटों का फर्क था, तो आप हार गए। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा सदमा हुआ उनमें मैं भी शामिल हूँ। एक कुदरती हमदर्दी, एक जी शरीफ नफ्स आदमी। अब लोगों के जहन में ये है, तारक अयूब खान भी मेरा दोस्त है, लोगों ने उनका नाम 1122 रखा हुआ है। उसका काम क्या है कि दो फ्रीक लड़ते हैं, एक वो उठाता है थाने ले जाता है, अपनी जेब से पैसे वक्ती तौर पे लगा के 50,000 बाद में लाख ले लेता है। लोग समझते हैं कि ये हमदर्द। लतीफ़ खान के बारे में उनका ख्याल है कि ये अदालत के ज़रिए आहिस्ता आहिस्ता मसले को हल करेगा, ये शरीफ आदमी है। ये ठीक नहीं। हालांकि उनको अंदाज़ा नहीं है कि जो लोग आपके खैरखा होते हैं वो ना तो चाहते हैं कि आपका पैसा खर्च हो और ना चाहते हैं कि आप थाने कचहरी के चक्कर लगाएं। तो उम्मीद है आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों में बर्फ मजीद पिघलेगी और वो उस इलाके से खून सुनने को मिलेगा कि लतीफ़ खान ने बड़ी वाज़ेह लीड से ज़िला कौंसिल की सीट जीत ली। और मुझे उस दिन का शिद्दत से इंतज़ार रहेगा। लतीफ़ खान साहब, आप एक वक्त था कि आज़ाद परिंदों की तरह चलते फिरते थे और अब एक मशहूर और मसरूफ़ वकील की हैसियत से आप हर वक्त मसरूफ़ रहते हैं। कहते हैं ट्रकों के पीछे जो शेर लिखे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, लेकिन एक ट्रक के पीछे मैंने शेर पढ़ा तो मुझे वो आज भी बहुत अच्छा लगता है। और मैं आपकी नज़र करता हूँ, गुमनाम थे तो कितने सुकून में थे जिंदगी, गुमनाम थे तो कितने सुकून में थे जिंदगी, शोहरत मिली तो नींद भी अपनी नहीं रही। मैं इन्हीं अल्फाज से अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने कीमती लम्हात से हमारे चैनल सदाए जहानिया के लिए कुछ वक्त निकाला, 20-25 मिनट। और इंशाअल्लाह ये परसों रात 8 बजे के करीब आपका इंटरव्यू नशर किया जाएगा। सदाए जहानिया, ये आप मुझे अपनी वो व्हाट्सएप है आपके पास? जी जी, मेरा व्हाट्सअप इसी नंबर पे है। ये मैं भी सदाए जहानिया का बहुत मशहूर हूँ कि आप आए और आप मेरा इंटरव्यू जी